हेलो एवरीवन। दोस्तों, जब भी हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं तो काफ़ी लंबे टाइम तक हमें ये समझ ही नहीं आता कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है। मैं आपको 7 स्टेप्स बताने वाला हूं जो आपको अपनी इनिशियल डेज से, फर्स्ट डे से ही फॉलो करने हैं और लास्ट डे तक फॉलो करते रहना है। आपके सिलेक्शन की जर्नी काफ़ी आसान हो जाएगी। आप अपनी डेस्टिनेशन पे बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से पहुंचेंगे और एग्जॉस्टेड भी फील नहीं करेंगे। और ये 7 स्टेप्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये आपके प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी में आपको हेल्प करेंगे। प्री प्लस मेंस दोनों में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो डेफिनेटली हार्ड वर्क जो है वो स्ट्रेंथ बिल्ड करता है, बट कंसिस्टेंसी अगर आप रखोगे तो आप डेस्टिनी तक बड़ी आसानी से पहुंच जाओगे। सबसे पहली चीज, क्या क्या स्टेप्स हैं? तो स्टेप्स में पहला तो होगा हम सिलेबस एंड पीवाईक्यूज। आई विल टेल यू द वेज जिसके थ्रू आपको करना है। सिलेबस एंड पीवाईक्यूज हमारा सबसे पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप होगा हमारा एनसीईआरटी फाउंडेशन बिल्ड करना अपना। तीसरा स्टेप होगा हमारे करंट अफेयर को टैकल करना। चौथा स्टेप होगा हमारे पास ऑप्शनल का राइट चुनाव और उसके साथ साथ में उसकी राइट प्रिपरेशन। फिर होगा हमारे पास टेस्ट एंड आंसर एनालिसिस और फिर होगा हमारे पास स्मार्ट रिवीजन एंड अल्टीमेटली हमारे पास होगा आपका सिमुलेट द एग्जाम कंडीशंस। अपने एग्जाम की कंडीशंस को आपको देखना है, समझना है और वहां से क्या लर्निंग्स निकल सकती हैं उसके बारे में भी जानना है। तो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन और हर एक कंडीशन के अंदर डीप डाइव करेंगे। अमेजिंग चीज ये है कि इन द एंड आई विल बी हैविंग वन गिफ्ट फॉर यू। तो वेट टिल एंड, आई विल बी गिविंग अ गिफ्ट टू यू इटसेल्फ इन दिस सेशन ओनली। चलिए, तो सबसे पहला स्टेप है, स्टेप 1 होता है आपका नो द गेम। देखो कि एग्जैक्टली आप किस गेम में हो और वो पता लगेगा आपको सिलेबस और पीवाईक्यूज से। आपको बहुत सारे लोग ये कहते मिलेंगे कि पीवाईक्यूज को बाद में एनालाइज करना। नहीं, आपको पीवाईक्यूज एनालाइज करने हैं, पहले एनालाइज करने हैं। आई नो नॉलेज नहीं है, कैसे पता लगेगा? हम उसके पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। क्या स्टेप्स एक्चुअली आपको करने हैं उसमें सबसे पहले तो अपने सिलेबस को डिकोड करो। आप डिकोड योर सिलेबस। आपके सिलेबस का एक एक वर्ड आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए मुझे एथिक्स में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, मुझे हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, मुझे इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, मेरे क्या क्या टॉपिक्स हैं, ये आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। का मतलब है याद होने चाहिए आपको ये। और ये याद कैसे होंगे? जब आप अपने सिलेबस को 2 से 3 से 4 बार देख चुके होंगे तभी आपको वो याद होगा। याद होने का फायदा अभी अगले स्टेप में आपको समझ भी आएगा, थर्ड स्टेप में स्पेसिफिकली। फिर आपके एग्जाम पैटर्न को अगर आपको समझना है तो नेचुरली सिलेबस के साथ में एग्जाम पैटर्न्स आपको समझ में आएगा कि भैया कहाँ एमसीक्यूज आ रहे हैं, कितने मार्क्स के आ रहे हैं, कौन से में हमें कॉम्प्रिहेंशन लिखना है, किस टाइप का लिखना है, क्या चीजें आ रही है, वो आपको समझ आएगा। पैटर्न समझ लिया आपने। फिर आप प्रीवियस 5 साल के, दुनिया कहती होगी 20 साल 10 साल, प्रीवियस 5 ईयर्स के पीवाईक्यूज को देखिए, दोनों प्री प्लस मीन्स। क्या फायदा होगा सर? कोई नॉलेज ही नहीं है। नॉलेज नहीं है, लेकिन आपने जो पहला स्टेप किया है ना उससे आपको सिलेबस की नॉलेज है। और जब आपको वो याद हो जाएगा सिलेबस, आप पीवाईक्यूज को एनालाइज करोगे तो आपको उसी टाइम पता लग जाएगा कि यार ये वाला टॉपिक जो है इससे बड़े सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपके प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर कौन सी सब्जेक्ट की ज्यादा वेटेज है और किस सब्जेक्ट से किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपको आइडिया लगेगा। आई नो आंसर नहीं पता होंगे, आई नो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आई नो हम सोल्यूशन तक नहीं पहुंचना चाहते अभी, क्योंकि हमारी अभी वो कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन हमें ये समझ आएगा कि किस टॉपिक से क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से सब्जेक्ट से मेरे एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर आपको ये क्लियर डिवीजन मेंस में भी समझ आएगा, GS1, GS2, GS3, GS4 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट को जानता हूं, साल हो जाता है पूरा तैयारी करते हुए और उनको ये तक नहीं पता होता कि उनके मेंस में किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप होगा, ये जो एनालिसिस आपने किया है और जो सिलेबस आपको पता है उसके बेस पे देखिए कि रिपीटेटिव थीम्स कितनी हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, आप अब जब अपने प्रीलिम्स एग्जाम को और मेंस एग्जाम को उठा के देखोगे तो एक थीम नजर आएगी आपको, एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा रिपीट होती है। एक टॉपिक भी है एग्रीकल्चर, आप पढ़ते भी हो उसके बारे में। अब देखो, मैंने एक बार आपको एक क्लैरिटी दी कि एग्रीकल्चर एक थीम आपको नजर आएगी। अब आपका फोकस हुआ ना एग्रीकल्चर के ऊपर, लेकिन अब आप सोच के देखो एग्रीकल्चर में आपके मन में आएगा किस टाइप का क्वेश्चन आता होगा एग्रीकल्चर से। लेकिन अगर आप ये एक्सरसाइज कर चुके हो तो आपकी वो जो डाउट है वो रिजॉल्व हो चुका होगा, वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी होगी। आपको ये पता होगा कि एग्रीकल्चर का टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
क्रॉपिंग पे ज़्यादा पूछा जा रहा है, फार्मर्स पे ज़्यादा पूछा जा रहा है, या एग्रीकल्चर स्कीम पे ज़्यादा पूछा जा रहा है, या क्लाइमेट का इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर पे क्या हो रहा है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पैटर्न कैन बी ऑफ एनी टाइप ना, वो पैटर्न आपको यहाँ पे नजर आएगा। देन आपको ये थीम्स बेस्ड सिस्टम जो है वो देखना है। तो थीम यूपीएससी रिपीट भी करता है, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं लेकिन थीम बहुत बार रिपीट होती है। जैसे मैंने बोला एग्रीकल्चर एज ए थीम। जब आपने ये चीजें समझ ली हैं तो इनका गोल क्या है अल्टीमेटली, ये समझना कि यूपीएससी एक्चुअली पूछता क्या है क्या सिलेबस है और क्या पूछना है। स्टेप 1 आपका यही होगा, आपको ये चीजें बेसिक से करनी पड़ेंगी। फिर दूसरी चीज, जब आपने ये चीजें समझ ली हैं तो दूसरा स्टेप आपका आता है एनसीईआरटी का फाउंडेशन बिल्ड करना। एनसीईआरटी का फाउंडेशन बिल्ड करना, क्योंकि देखो जब आप अपने कोर्स में कहीं एनरोल हो जाते हो, कहीं पढ़ाई करना शुरू कर देते हो, तो निर्णय आईएएस पे खैर आपको एनसीईआरटी भी पढ़ाई जा रही है, कई बार आपको बेसिक टर्म्स में दिक्कत आ सकती है। इवन आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तभी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस केस में आपका एनसीईआरटी फाउंडेशन 6 to 12th क्लास की पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस, ये एनसीईआरटी आप निकालो और उसको रीडिंग दो। जब आपने रीडिंग दे दी, एक रीडिंग दे दी, अब आपको सेकंड रीडिंग भी देनी है, लेकिन सेकंड रीडिंग देते हुए आपको चैप्टर वाइज रीडिंग देनी है। चैप्टर वाइज मैं कैसे बोल रहा हूं, अब क्लास वाइज नहीं, चैप्टर वाइज। जैसे ज्योग्राफी का क्लाइमेट का चैप्टर पढ़ रहे हो आप, 11th क्लास फिजिकल ज्योग्राफी में भी है, 10th क्लास में भी है, 6th क्लास में भी है, 8th क्लास में भी है। तो आपने चैप्टर को पढ़ा और उस चैप्टर को सभी बुक्स से पढ़ लिया, एंड देन जो आपके पास में एक चैप्टर पे एक A4 साइज सीट बन जानी चाहिए। कंपाइल करो उसको, एक चैप्टर पे एक A4 साइज सीट बन जानी चाहिए। डन। देन क्या होगा, देन आपको अगेन रीड, अगेन रिवाइज, अगेन रिकॉल, और बस ये चलता रहेगा। रीड, रिवाइज, रिकॉल, रीड, रिवाइज, रिकॉल, बस दिस इज द प्रोसेस विच यू नीड टू फॉलो रिजिडली एंड कॉन्फिडेंटली। देन इससे क्या गोल है आपका, इससे गोल आपका ये है कि जो सिंपल सी एक टर्म होती है ना, उसको आप बड़ी आसानी से एक्सप्लेन कर सको। अगर आपके एग्जाम में आ गया है मॉनसून, तो मॉनसून वर्ड को आप एक्सप्लेन कर सको अपने शब्दों में, और वो तभी होगा जब आपको बिल्कुल क्लैरिटी होगी कि एक्चुअली मॉनसून है क्या। अगर मॉनसून के बारे में क्लैरिटी ही नहीं है तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। सो आइडियली ट्राई टू हैव द क्लैरिटी ऑन दैट वर्ड and then explain it briefly. This should be the target of your second pillar. Then comes to the third pillar. और ये पिलर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर बहुत डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट क्यों होता है वो मैं बता देता हूं। देखिए करंट अफेयर ऐसा माना जाता है डायनामिक है और बहुत ज़्यादा है, वास्ट है, एंडलेस है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा कोई खास बैकग्राउंड नहीं होता उनके लिए। अगर हमें बेसिक सी चीज़ें पता हैं तो वो रिपीट होती रहती हैं। जैसे कि G20 की एक्सरसाइज हुई है, कोई मीटिंग हुई है, कोई समिट हुई है, फिर से G20, फिर से G20 आता रहेगा, नाटो 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 बार बार न्यूज़ में आता रहेगा, है ना। तो जब कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ग्रुपिंग, कोई सिस्टम, कोई एक्सरसाइज न्यूज़ में आ रही है तो आपको अपने स्टैटिक को अपने डायनामिक से इंटर रिलेट करना है। आपको ये देखना है कि ये जो न्यूज़ आ रही है ये मेरे किस पर्टिकुलर पार्ट के साथ इंटर रिलेट करती है। ये जो न्यूज़ आ रही है ये मेरे किस पार्ट के साथ इंटर रिलेट करती है। और ये कैसे होगा, एक पिलर आता है इसमें न्यूज़पेपर, आप कोई भी एक द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, आई विल एडवाइज इंडियन एक्सप्रेस ले लो। एक मंथली मैगजीन आप ले लो इंस्टीट्यूट की, और मंथली मैगजीन को पढ़ना शुरू करो ताकि आपको पता लगे। खुद से ऐसा मत करो कि मैं ही बना लूंगा ना, मंथली की जरूरत क्या है। अरे कोई आपके लिए एफर्ट डाल रहा है तो आप उस एफर्ट को एडमायर कर लो और देखते जाओ। तो वन न्यूज़पेपर, अनदर इज मंथली मैगजीन। देन इट कम्स टू आपके जो भी हेडलाइंस हैं उनको अपने जीएस के टॉपिक के साथ इंटर रिलेट करना शुरू करो। ठीक है, आपके जो भी हेडलाइंस हैं उनको अपने टॉपिक के साथ इंटर रिलेट करना शुरू करो, एंड अल्टीमेटली आपके इससे माइक्रो नोट्स बन जाएंगे। और माइक्रो नोट्स बनाते हुए ध्यान रखना कि जो आपने एक्सरसाइज की थी पहले, फर्स्ट एक्सरसाइज जिसमें आपने PYQs को एनालाइज किया था, उसमें आपने देखा था कि किस तरीके का क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। तो आप देखोगे कि कई बार ये पूछा जाता है G7 के मेंबर कौन है। तो माइक्रो नोट्स में कैसे बनाओगे, G7 के मेंबर आए हैं न्यूज में, लिख लो इनको। कई बार ये पूछा जाता है यूक्रेन और रशिया के बीच में अज़ोव सी है क्या, क्योंकि न्यूज में थे, मतलब मैपिंग वाला पार्ट। तो आपको ये समझना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे थे। आप समझ रहे हो पहले स्टेप की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब जब भी नोट्स बनाने बैठोगे आपको बार बार पहले स्टेप को रेफर करना पड़ेगा।
और अगर आप पहले स्टेप को रेफर नहीं कर पा रहे हो तो आप जो नोट्स बनाओगे इतने बल्कि नोट्स बन जाएंगे विच विल जस्ट फेड अप यू. You won't be able to revise them, you won't be able to take maximize output from them, वो आप नहीं कर पाओगे and that will be complicated issue for you. इसलिए पहला स्टेप extremely important है. Then comes to the next step, choosing the right optional. देखिए, आपने NCERT अच्छे ढंग से कर लिया है, आपने सिलेबस को बहुत अच्छे ढंग से देख लिया है. अब आपने क्या किया, आपको NCERT पढ़ने के बाद में ये पता लग जाएगा कि इसमें से कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिस पे आपका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसपे आपका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है. जो आपका इंटरेस्ट सब्जेक्ट है उसको 2-3 सब्जेक्ट निकाल के देखो, उनको एज एन ऑप्शनल चूज कर लो. 2-3 सब्जेक्ट निकालो, उनको एज एन ऑप्शनल चूज कर लो. जब आप ऑप्शनल चूज करोगे तो सबसे पहला मैंने क्या दिया, इंटरेस्ट. दूसरा फैक्टर आप देख सकते हो ओवरलैप. अगर आपके जीएस से ओवरलैप करता है, जैसे ज्योग्राफी है, पीएसआईआर है, ओवरलैप करते हैं तो ओवरलैपिंग जरूरी है. देन इट कम्स टू गाइडेंस. गाइडेंस भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. गाइडेंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आप ये देखो कि कहां मेरे को अच्छी गाइडेंस मिल सकती है, किस बंदे से मिल सकती है, क्या नोट्स मिल सकते हैं मुझे, तो हो जाएगा. लेकिन ये 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इंटरेस्ट देखो अपना. पहले 27 का देना है एग्जाम, 26 के प्रीलिम्स तक अपना ऑप्शनल फिनिश कर दो. 28 का देना है तो 27 तक फिनिश कर दो. टाइमलाइन दे दी है मैंने आपको, कब तक होना चाहिए आपका. अगर 27 का एग्जाम दे रहे हो ना, मैक्सिमम मैं बोलूंगा कि दिसंबर 2026 तक तो पूरा हो ही जाना चाहिए. एंड देन इट कम्स टू आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वो अर्ली स्टेज पे स्टार्ट करो. अब आप कहोगे सर यही तो सबसे बड़ी डिफिकल्टी, कैसे शुरू करें. तो इसका मैं एक सिंपल सा आपको सॉल्यूशन देता हूं. आप अपनी डायरी राइटिंग से शुरू करो. डायरी होती है, आपने आज क्या पढ़ा है उसको अपनी डायरी में लिखो. आपने किसी टॉपिक के बारे में आज क्या महसूस किया है उसको डायरी में लिखो. अगर आप इसको डायरी में लिख पा रहे हो तो आप धीरे धीरे अपने आंसर को भी लिखना शुरू कर दोगे. क्योंकि अल्टीमेटली राइटिंग इज एन आर्ट. इन लास्ट राइटिंग क्या होती है, एक आर्ट होती है, एक कला होती है, एक तरीका होता है जिसके थ्रू हम ये एग्जीक्यूट करते हैं. सो प्रैक्टिस आंसर राइटिंग एट अर्ली स्टेज. देन इट कम्स टू हैविंग बैकग्राउंड इज नॉट रिक्वायर्ड. ये ध्यान रखना है, इसमें कुछ करना नहीं है. कई बार हमारी मेंटेलिटी क्या होती है कि मैं बीकॉम किया है, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूं, मैं इकोनॉमिक्स से लूं, मैंने तो पॉलिटी कभी पढ़ाई नहीं, मैंने ज्योग्राफी कभी पढ़ाई नहीं. ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनमें स्टूडेंट्स की बैकग्राउंड कुछ और थी, ऑप्शनल कुछ और लिया और काफी अच्छा परफॉर्म किया और टॉप रैंकर तक आए. तो अगर आपके मन में किसी इस तरीके का विचार चल रहा है कि भैया ये जरूरी है क्या, तो वो जरूरी नहीं है, आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो. फिर आते हैं शॉर्ट नोट्स पर टॉपिक. पर टॉपिक आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ. ऑप्शनल के लिए अपने ऑप्शनल के सिलेबस में हर एक टॉपिक पे शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए. ऐसे नोट्स होने चाहिए कि भैया इस संडे को आपका पेपर हुआ था जीएस का, अगले आपका वीक पे पेपर है ऑप्शनल का, ये जो आपके 5 दिन बचे हैं, इन 5 दिन में आप बड़े अच्छे तरीके से रिवाइज कर सको उसको. ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से आप उसको रिवाइज कर सको, ये होना जरूरी है. तो नोट्स बल्कि नहीं, शॉर्ट होने चाहिए, ये आपको बनाने हैं. देन कम्स टू टेस्ट और आंसर प्रैक्टिस. देखो टेस्ट या आंसर प्रैक्टिस जो है उसमें मैं बोलूंगा, क्योंकि आपने जीएस की एनसीईआरटीज कंप्लीट कर ली थी, फिर आप अपने कोर्स में एनरोल कर चुके हो या पढ़ाई खुद से कर रहे हो, स्टैंडर्ड बुक्स पे जा चुके हो, आप उसकी पढ़ाई कर रहे हो. जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो स्टार्ट विद योर जनरल स्टडी का पेपर, अपनी आंसर राइटिंग को शुरू करो. आंसर्स जो हैं वो बेसिक से शुरू करो. प्रीलिम्स के लिए टेस्ट पेपर देना भी शुरू कर दो, और वो प्रीलिम्स के लिए टेस्ट पेपर पहले सब्जेक्ट वाइज दो, ताकि आप रिवीजन कर रहे हो. जैसे पॉलिटी के ही आपने 4 टेस्ट दे दिए, 4 पार्ट्स में डिवाइड करके आपने पॉलिटी पढ़ा, 3 पार्ट में डिवाइड करके आपने ज्योग्राफी पढ़ा, हिस्ट्री को आपने 4 पार्ट में पढ़ा. इस तरीके से डिवीजन करके आप उसकी स्टडी करना शुरू करो. देन इट कम्स टू आपकी एलिमिनेशन टेक्निक्स के ऊपर काम करो, जहां जहां वर्क कर सकती है, और क्लैरिटी रखो कि इस ऑप्शन को मैंने क्यों सेलेक्ट नहीं किया है, इस पर्टिकुलर ऑप्शन को मैंने क्यों सेलेक्ट नहीं किया है. ये क्लैरिटी होनी चाहिए, और ये क्लैरिटी तभी आएगी कि आपने जो भी टेस्ट पेपर, जो भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसको वापस से रिवाइज कर रहे हो, तभी आप उस कॉन्सेप्ट को रिटेन कर पाओगे, नहीं तो रिटेन नहीं कर पाओगे.
एंड देन इट कम्स टू ऑलवेज रिवाइज द टेस्ट विच वॉज अर्लियर अटेम्प्टेड। और मैं कहूंगा इस टेस्ट के 3 रिवीजन होने चाहिए। एक रिवीजन कब होता है, आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया, अब आप चेक कर रहे हो, रिवाइज करो इसको, कहां गलतियां हुई हैं। दूसरा, वंस यू आर डन आफ्टर अ गैप ऑफ 7 to 20 डेज। और तीसरा, जब आप अपने टेस्ट में अपीयर होने वाले हो फाइनल टेस्ट पेपर में, उससे थोड़ा पहले उसको फिर से रिवाइज कर लो। नाउ अल्टीमेटली इट कम्स टू द नियर एग्जाम टाइमिंग। तो जब आपकी एग्जाम टाइमिंग नजदीक आ जाती है, लेट्स से आप 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप जनवरी या फरवरी 2027 के अंदर अपने आप को इस तरीके से ढालना शुरू कर दो कि अब एग्जाम टाइम आपका 9:30 से 11:30 होना है, तो उसी टाइम पे आप अपने टेस्ट की प्रैक्टिस करो, ताकि आपका माइंड उस हिसाब से एक्टिव हो। और ये साइकोलॉजिकल है, इट इज प्रूवन फैक्ट कि ऐसा होता है। और अगर ऐसा होता है तो जस्ट फॉलो इट, है ना, इफ एंड बट का सवाल ही नहीं है, जस्ट फॉलो इट, राइट। एंड देन अल्टीमेटली स्मार्ट रिवीजन टेक्निक आती है, ठीक है ना, विदाउट बर्निंग आउट रिवीजन। क्योंकि रिवीजन हम इतने ज्यादा करते हैं, कई बार हमें लगने लग जाता है कि यार ये तो सब्जेक्ट ही बहुत बोरिंग हो गया है, इसका रिवीजन अब मैं ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। तो आपको विदाउट बर्निंग आउट रिवीजन करना है। कैसे करना है? 3 फेज होने चाहिए आपके रिवीजन के। पहला, जब भी आपने टॉपिक पढ़ा है उसके 7 दिन बाद रिवीजन होना चाहिए। एक रिवीजन 21 डेज के बाद होना चाहिए। 7 दिन का रिवीजन का मतलब यह है कि वीक में जो पढ़ा 7th डे पे रिवाइज किया, 6 दिन पढ़ा 7 डे रिवाइज किया। फिर 21 डेज के बाद एक बार एक रिवीजन बनता है, और बिफोर एग्जाम तीसरा रिवीजन बनता है। ये रिवीजन की टेक्निक आपकी होनी ही होनी चाहिए एट एनी कॉस्ट। अब ये जो आपका 21 डेज का रिवीजन है, इसके अंदर टाइम पास नहीं करना। जो चीजें मुझे पता है उसी को मैं रिवाइज नहीं करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं कौन सी चीजें भूल चुका हूं और उनको मैं किसी ऑरेंज या रेड हाइलाइटर से हाईलाइट कर दूंगा कि भैया ये वाली चीजें ऐसी थी जिसको मैंने रिवाइज भी कर लिया था, फिर भी मैं भूल गया, ताकि एग्जाम टाइम पे तीसरा रिवीजन जब होगा तो आप फिर से ये देख पाओ कि ये वाली चीजें मैं भूल रहा था, इसको मैं दोबारा करूं। एंड देन माइंड मैप्स और समरी नोटबुक, ये सब होना जरूरी है। अपने माइंड मैप्स बनाओ ना, रिवीजन कर रहे हो तब खासकर, कि एक एग्रीकल्चर का टॉपिक जैसे है, मैं माइंड मैप का एग्जांपल देता हूं, एग्रीकल्चर का ही टॉपिक मैंने फिर से एग्जांपल में लिया, तो आप देखो कि फार्मर के साथ में एग्रीकल्चर पे क्या इशू है, क्रॉपिंग के साथ क्या इशू है, एनवायरमेंट के साथ क्या इशू है, गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ क्या इशू है, बजटिंग का क्या इशू है, ये सारे डायमेंशन आपने देख लिए। तो एग्रीकल्चर कहीं भी पढ़ना, ये टॉपिक, ये पेज उठाओगे और पढ़ लोगे, खत्म हो गया। ये पर्टिकुलर पेज उठाओगे और पढ़ लोगे और बात खत्म हो गई। तो ये करना चाहिए आपको। आपके पास में मैक्सिमम 10 नोटबुक हो जिसमें पूरा सिलेबस हो जाए, पूरा सिलेबस हो जाए, जिसमें 10 नोटबुक्स, पूरा सिलेबस कंप्लीट, नोट्स बने हो, क्रिस्प नोट्स हो, और आपको पता हो कि ये वाला पार्ट मैं भूलता हूं, इसका रिवीजन मुझे ज्यादा करना है, ये वाला पार्ट मैं हैंडल कर लेता हूं, इसका रिवीजन नहीं करूंगा तो चल जाएगा। दैट शुड बी द वे। ये तरीका होगा तो आप कर जाएंगे। एंड अल्टीमेटली आपका जो एग्जाम कंडीशंस हैं बिफोर 6 मंथ, उसी स्ट्रेटेजी पे चले जाओ जिसमें फुल मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करोगे, फुल लेंथ टेस्ट, 100 क्वेश्चन 2 घंटे अटेम्प्ट करो। फिर आप उसकी एग्जाम कंडीशंस के अंदर अटेम्प्ट करो, मतलब टाइमिंग ट्राई करो कि सेम ही टाइमिंग पे विद इन 2 आवर्स आप अटेम्प्ट कर पाओ। एसए और जीएस के फ्लो पे ध्यान दो अब, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम जब आ जाएगा ना तो उसके बाद आप बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे, और वो 3 महीने का गैप, उसमें रिवीजन करना, आंसर राइटिंग करना, वो सब एक्सपर्टाइज पहले ही होना चाहिए आपका। एंड नेचुरली क्योंकि एग्जाम आता है तो स्ट्रेस आता है, स्लीप गायब हो जाती है, कामनेस गायब हो जाती है। ये सब चीजें कंट्रोल करने की कोशिश करो, और ये कंट्रोल आप कर सकते हो अगर आप पहले वाले सारे स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो, तो आपको एंजाइटी नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि आपने लगभग तैयारी कर ली है और अच्छी तैयारी की है। लेकिन अगर आपके पास ये सिचुएशन नहीं हुई, आपने वो स्टेप्स फॉलो नहीं किए, तो फिर तो चैलेंजेस आने नेचुरल सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, उसमें फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए बेटर है कि बी प्रिपेयर्ड फर्स्ट, बिफोर हैंड। तो that should be the step. And now is the time for gift, because it is Diwali time. So at Nirnay IAS you will be getting lot of discounted courses for general study, ठीक है ना। और इसमें आपको सिंपली बुक्स भी मिल रही हैं, कोर्स तो मिल ही रहा है, लेकिन जितनी कोर्स की फीस है, आप कपिल कोड यूज करोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और आपको जो फीस निकल के आएगी 80% तक डिस्काउंट भी मिलेगा आपको।
और फिर जब आप एडमिशन ले लेते तो कुछ कैशबैक भी मिलेगा आपको। तो जितनी फीस आपको पे करनी पड़ेगी उतनी आपके पास में बुक्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनकी बुक्स आपको दी जाएगी। जैसे कि आपका इंडियन पॉलिटी हो गया है, आपका इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया है, एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री हो गया है, इंडियन इकोनॉमी है, आर्ट एंड कल्चर है, मॉडर्न हिस्ट्री है, एथिक्स है। एक डायरी और एक नेविगेटर भी मिलेगा। नेविगेटर क्या बताएगा? जो मैंने बोला था ना सिलेबस को ट्रैक करना है, वो नेविगेटर आपको सिलेबस को ट्रैक करके बताएगा। वही आपका ट्रैकेबल सिस्टम बन जाएगा, उसी से आप ट्रैक कर सकते हो। जस्ट यूज कोड कपिल। बट दिस ऑफर इज ओनली अवेलेबल टिल 18th of October, so better to take the leap first and enjoy it. इस सेशन की पीडीएफ को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल। इन केस यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग, you can connect me here, you can message me. Thank you very much and best wishes. Bye bye. Happy Diwali everyone.